हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट प्रैक्टिस सेट 34 हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय नौसेना एडमिरल्स एपॉलिट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? तो जो शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं, ये हैं घोषित जो भारतीय नौसेना एडमिरल्स है एपॉलिट्स के लिए डिज़ाइन के पीछे इनकी प्रेरणा है। किसकी प्रेरणा है? शिवाजी की प्रेरणा है। शिवाजी की जयंती की अगर बात करें तो 19 फरवरी को हर साल मनाया जाता है शिवाजी की जयंती। महाराष्ट्र के भिवंडी में इनकी नई मूर्ति स्थापित की जा रही है। कहाँ पर मंदिर स्थापित की जा रहा है? भिवंडी में। महाराष्ट्र के भिवंडी की बात करें तो शिवाजी की स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, वार्षिक व्यापारिक आयोजन जिसे बोलचाल की भाषा में रूसी दावोस कहा जाता है, हर साल रूस के किस शहर में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंग की हम बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग वार्षिक व्यापारिक आयोजन है जिसे बोलचाल की भाषा में रूसी दावोस कहा जाता है। हर साल रूस इसी शहर में कौन से सेंट पीटर्सबर्ग शहर में आयोजित किया जाता है। सेंट पीटर्स शहर एक है, इसी में आयोजित किया जाता है। क्या? वार्षिक व्यापारिक आयोजन की बात करें जो कि रूस में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रॉसकॉस्मोस यहाँ की क्या है? स्पेस एजेंसी है। एंड यहाँ के व्लादिमीर पुतिन जो कि कौन है? राष्ट्रपति हैं। किसकी बात करें? रूस की बात करते हैं तो रूस को पहले यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसमें टोटल 15 देश थे, इसलिए यूएसएसआर संघ के नाम से भी जाना जाता था। मॉस्को इसकी राजधानी है। और सेंट पीटर्सबर्ग में हर साल क्या आयोजित किया जाता है? वार्षिक व्यापारिक आयोजन जो कि वहाँ पर रूस में बोलचाल की भाषा में रूसी दावोस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को द्वारा अनुभव किया जाने वाला दिन का प्रकाश काल कितना लंबा होता है? तो पूरा पृथ्वी पर अगर दिन रात चक्र के होने के कारण जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में करीब 24 घंटे लगते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा जो एक चक्कर लगाती है इसमें कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी के घूमने की वजह की अगर बात करें तो यहाँ पर उसी की वजह से दिन रात होते हैं, चक्र बनता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से सूर्य की रोशनी जो अलग अलग हिस्सों पर पड़ती है, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा पीछे का होता है उसमें रात होती है। जो हिस्सा सूर्य से दूर होता है वहीं पर रात होती है। घूमने की वजह से ही दिन और रात में तापमान में बदलाव होता है। जिस तरफ सूर्य होगा वहाँ पर गर्मी होगी, जिस तरफ सूर्य नहीं होगा उस तरफ ठंडे का मौसम होता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से ही साल भर मौसम में बदलाव होता रहता है। पृथ्वी पर विषुव के दिनों में दिन और रात बराबर होते हैं। यह 21 मार्च और 23 सितंबर का होता है। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं। पृथ्वी पर मौसम दिन और रात होते हैं, अलग अलग छायाएं होती हैं। दोपहर की छाया सुबह की छाया से ज़्यादा लंबी होती है दोपहर की बात करें तो। और छाया और प्रकाश का उपयोग करके सूर्य घड़ी बनाई जाती है। सूर्य घड़ी जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर जो सामान्य दिन रात की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उस पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके द्वारा अनुभव किया जाने वाला दिन की बात करें तो प्रकाश काल कितना लंबा होता है? तो 45 मिनट होता है। प्रकाश काल की बात हो रही है यहाँ पर, 45 मिनट लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? इजराइल ने किसके खिलाफ? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ने इजराइल ने क्या किया है? मामला दर्ज किया है नरसंहार का आरोप लगाते हुए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसे क्या किया है? इसने किया है, मतलब मामला दायर किया कि ये लोग नरसंहार कर रहे हैं। जो दक्षिण अफ्रीकी लोग होते हैं कहाँ पर? इजराइल में नरसंहार कर रहे हैं। 1948 अगर अरब इजराइल युद्ध पहला युद्ध था 1948-49 में तब शुरू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन के बाद इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और 5 अरब देशों मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये कौन है? मिस्र जो कि दक्षिण अफ्रीकी देश है, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका और ये लेबनान और सीरिया, इराक, इन सब ने मिलकर किस पर हमला किया था? इजराइल पर हमला कर दिया। कतर की राजधानी दोहा है। मिस्र दक्षिण अफ्रीकी देश है। मिस्र के राष्ट्रपति जो कि 2023 में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे 26 जनवरी को। ईरान दक्षिण बंगाल की जो कि किसका? बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल नहीं, ये खाड़ी देशों में आता है ईरान। दक्षिण अफ्रीका जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप भी है।
भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था क्या है जो हाल में चर्चा में रही है? तो सीमा पार वीजा मुक्त आवागमन की अनुमति देने वाला समझौता जो है भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवागमन व्यवस्था है। सीमा की बात हो रही है, तो सीमा पार जो होती है, बॉर्डर होता है, उस पर वीजा मुक्त आवागमन करने के लिए अनुमति देने वाला समझौता है ये। कहाँ पर? भारत और म्यांमार के बीच में ये समझौता हुआ है। बीच मुक्त आवागमन मतलब मुफ्त मतलब फ्री में, कोई वीज़ा का टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। मुक्त आवागमन व्यवस्था ये है जो कि सीमा पार वीजा मुक्त आवागमन की अनुमति देने वाला समझौता किया गया है भारत और म्यांमार के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें यहाँ पर, प्रोफेसर B.R. कंबोज जी ने हाल ही में 14वें नंबर के 14th नंबर के MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो स्वामीनाथन जैसा कि सभी को पता है वो हरित क्रांति के जनक हैं, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो कृषि विज्ञान से रिलेटेड हैं कौन? प्रोफेसर B.R. कंबोज, जिन्हें हाल में 14th नंबर का MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? कृषि विज्ञान के लिए, क्योंकि कृषि विज्ञान के इसके जनक माने जाते हैं स्वामीनाथन जी, तो इन्हीं के नाम पर मतलब ये पुरस्कार दिया जाने लगा है। 2 जनवरी 2024 को चौधरी चरण सिंह जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया था। कब किया गया था? पिछले साल 2024 में किया गया था, जनवरी में। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, इन्होंने MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया। कौन? कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया था। पुरस्कार की बात करें, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कृषि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पृथ्वी योजना की कुल लागत क्या है? तो 4,997 करोड़ रुपए जो कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पृथ्वी योजना की कुल लागत है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो लागत लगाई गई है वो टोटल 4,997 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। 2021 से लेकर 2026 की अवधि के दौरान इसका काम है, मतलब पैसा लगा है इतना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना जो कि पृथ्वी को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को इसका क्या किया था? ये अवधि प्रदान की थी, मतलब 2024 को 4,997 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू किया था इसका। साल की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने, सुकांत मजूमदार जो संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो श्रीकांत जो मजूमदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा से रिलेटेड हैं। सुकांत मजूमदार जो संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल से संबंधित है। किससे? बीजेपी से ये संबंधित हैं। कौन? सुकांत मजूमदार की बात हो रही है जो कि भाजपा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में खबरों में रहा क्योफैक्यू SEZ और गहरे समुद्र का बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो म्यांमार देश में, जो कि क्या है? क्योफ्यू SEZ और गहरे समुद्र का जो बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। म्यांमार की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड के इस नए CM कौन प्रधानमंत्री बन चुके हैं? पेंटोनपर्ग। म्यांमार ये पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया जो कि 2025 में, पर इस बार 2025 में 26 जनवरी 2025 को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में आए थे। मलेशिया की बात करें तो ये भी भारत का एक पड़ोसी देश ही है, मलेशिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन शैडो प्ले किस देश से संबंधित है? तो खबरों में रहा जो ऑपरेशन शैडो प्ले की बात करें तो ये चीन देश से संबंधित है। किससे संबंधित है? चीन देश से संबंधित है। ऑपरेशन शैडो प्ले की बात करें तो अब चीन की बात करें तो चीन जो है डिजिटल फाइल लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है भारत का। कौन है? दुनिया का मतलब। और भारत जो है दूसरे नंबर पर डिजिटल फाइल लाइसेंस जारी करने वाला बन चुका है। मोबाइल निर्माता में चीन टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए टैरिफ लगा दिया है कोयला और LNG जैसी वस्तुओं पर, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया था, इसलिए चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी जैसे कि बीजिंग है। चीन में यांगसी नदी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चीन की बात करें, चीन एशिया की सबसे बड़ी नदी है चीन की। अब चीन एशिया का सबसे बड़ा देश भी है। नदी यांगसी नदी भी चीन की सबसे बड़ी एशिया की नदी है और चीन भी एशिया का सबसे बड़ा देश है जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। चीन की बात करें तो चीन में
मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है इराक, ये भी एक देश है। यूक्रेन जो कि कहाँ का यूरोपीय देश है। यूक्रेन और रूस के बीच में अभी तक झगड़े चल रहे थे, लड़ाई हो रही थी, अब इसको लेकर समझौता करने की बात की गई। कहाँ पर इसकी बैठक की जाएगी समझौते की? तुर्की में इसकी समझौते की बैठक की जाएगी, तुर्की की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें तो हाल ही में समाचारों में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केरल की बात करें तो केरल में एंड प्राउड परियोजना लागू की गई। कहाँ पर? यहीं पर, क्योंकि जितनी भी पुरानी एक्सपायर दवाइयाँ हैं उनको इकट्ठा करके क्या कर दिया जाएगा? उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। और जैसा कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ये केराकुलम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित है। कहाँ पर? इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित ये एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये है उत्तराखंड का। एर्नाकुलम जो कि कहाँ पर? केरल में। केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है अगर बात करें तो ये है एर्नाकुलम, यही राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का लगभग कुल क्षेत्रफल लगभग कितने किलोमीटर है? 97 वर्ग किलोमीटर है अगर बात करें तो। और यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें जैसे कि हमारे केरल की, तो केरल के सीएम कौन है वर्तमान में? ये है पिनरई विजयन। और यहाँ की राजधानी क्या है केरल की? ये है केरल की राजधानी है पिनरई विजयन, केरल की राजधानी है। और केरल के तिरुवनंतपुरम ये केरल की राजधानी है। केरल में ही कोच्चि है। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। जैसा कि केरल की बात करें तो केरल में ही जैसा कि यहाँ पर कौन इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, एंड इडुक्की वन्यजीव पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। वेम्पनाड कोयल झील भी है केरल में। वेम्पनाड कोयल झील है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में ही स्थित है। केरल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि यहाँ के गवर्नर हैं केरल की बात की जाए तो। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हाल ही में समाचारों में रहा है कौन सा? हाल ही में समाचारों में रहा केयर्स वेब पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? CARES वेब पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है। CARES वेब पोर्टल की बात करें तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? कोयला क्षेत्र से संबंधित है। जैसा कि कोयला क्षेत्र होता है, कृषि पोर्टल ये कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरिम बजट 2024-25 में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के लिए निम्नलिखित में से किन फसलों को ध्यान में रखा गया है? तिलहन की बात करें तो आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के तहत अगर बात करें तो सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन और सूरजमुखी, ये सब जो भी हैं इन फसलों को ध्यान में रखा गया। किसके लिए फसलों को ध्यान में रखा गया है? कि अंतरिम बजट 2024-25 की बात हो रही है, इसमें आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के लिए इन पर ध्यान दिया गया है। 2030-31 की अगर बात करें यहाँ पर 2024-25 से लेकर के 30-31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के लिए मंजूरी दी गई है। इस मिशन का मकसद क्या है? तो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ा करके खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। और इस मिशन के लिए 10,103 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मिशन के तहत अगर कदम उठाए जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ों पर? बाजार से जुड़ाव के लिए, खरीद के लिए, मूल्य संवर्धन, फसल बीमा के लिए और जैसे कि आधुनिक कृषि और तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तिलहन दिवस की बात करें तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। जैसा कि जो दलहन दिवस होता है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बन गई हैं तो रितु बहारी। कौन बन गई हैं? रितु बहारी उच्च न्यायालय बन गई हैं। वर्मा वरिष्ठ न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति MC जैन के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय सुश्री न्यायमूर्ति रितु बहारी जो कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ की बनी है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भारत का एक पहला राज्य बन चुका है जो UCC लागू करने वाला समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में आर्टिकल 44 में अनुच्छेद 44 में दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून गैरसैंण है। CM यहाँ के पुष्कर सिंह धामी है। किसके? उत्तराखंड की बात करें। नैनीताल यहाँ पर झील है।
ऋषिकेश, हैदराबाद जैसे कि हरिद्वार, ये कहाँ पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगर उत्तराखंड के बाद जो दूसरे नंबर पर है जो राज्य बन चुका है, गुजरात है, जो मसौदा तैयार कर रहा है। किसके लिए मसौदा तैयार कर रहा है? ये 5 सदस्यों की समिति बैठाई है। किसके लिए? समान नागरिक संहिता के लिए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला राज्य कौन सा था यूसीसी लागू करने वाला, जब भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था? तो उसके पहले गोवा में आज लगा हुआ था शुरुआत से ही, मतलब जब से देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब से पुर्तगाली वहाँ पर रह रहे थे, तो वहीं पर यूसीसी लागू हुआ था, लागू हो रखा था। कहाँ पर? गोवा की बात की जाए तो गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ, भारत का जो पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की बात करें तो इसका उद्घाटन है हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर? पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की बात हो रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को स्थापना की गई थी। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में ही गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री वैष्णो ने रखी है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया गया है तेलंगाना में। राजीव युवा विकासम की बात करें तो यहीं पर शुरुआत की गई है योजना की। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। चपाती मिर्च को GI टैग मिला है। कहाँ की? तेलंगाना राज्य की चपाती मिर्च को GI टैग मिल चुका है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अगर पतंग महोत्सव की बात करें तो गुजरात में मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में, जो कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की। चेन्नई किसकी राजधानी? तमिलनाडु की। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तेलंगाना के CM की बात करें तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिष्ठित महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित जो महागौरव पुरस्कार है इसे निखिल मुकुंद बाग को सम्मानित किया गया है। 2024 का ये पुरस्कार है। कौन सा? महागौरव पुरस्कार है। इसको किससे सम्मानित किया? निखिल बाग जो है इनको सम्मानित किया गया है। महागौरव 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करने वाले निखिल मुकुंद जो है बाग को हाल ही में महागौरव जैसा कि 2024 में पुरस्कार दिया गया था। किसको लोग दिया गया था? निखिल बाग को पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अवार्ड की बात करें, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को 2025 में मॉरिशस के जैसे कि श्रीलंका के मिश्रा विभूषण सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है वहाँ के राष्ट्रपति दिशा नायक के द्वारा। मॉरिशस में भी उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस में भी सम्मानित किया जा चुका है और ऑस्ट्रेलिया में भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरस्कार मिल चुके हैं, जो कि हमारे एक प्रधानमंत्री हैं, इनको हर देशों के समान नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में रहा वन परिक्षेत्र क्षेत्र किस देश से संबंधित है? तो चिली देश से संबंधित है। जंगल की आग के कारण अगर बात करें तो जो प्रभाव हुए हैं, जो खबरों में रहा है वन परिक्षेत्र क्षेत्र, वो किस देश से संबंधित है? तो वो चिली देश से संबंधित है। किससे? चिली देश से संबंधित। चिली देश कहाँ पर है? जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। टोटल वहाँ पर जो भी देश है उनमें से 2 देशों को छोड़ करके ब्राज़ील से सारे देश अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। एक चिली इक्वाडोर देश जो है जो ब्राज़ील से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, उसका ये दक्षिण अमेरिका में आता है। कौन? चिली देश की बात करें। और यहीं पर वन परिक्षेत्र क्षेत्र में आग के कारण खबरों में रहा है। वन परिक्षेत्र क्षेत्र की बात करें तो पेरू, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना जो कि WHO से बाहर होने वाला दूसरा देश बन चुका है। पहला देश कौन सा है? अमेरिका WHO से बाहर होने वाला पहला देश बन चुका है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए प्रस्तावित अंतरिम बजट क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 की जम्मू और कश्मीर की बात करें तो प्रस्तावित अंतरिम बजट जो क्या था, तो $14 बिलियन था। कितना?
$14 बिलियन था। किसके लिए था? ये जम्मू और कश्मीर के लिए प्रस्तावित अंतरिम बजट था। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात हो रही है, न कि 25-26 की। ये पिछले साल की बात हो रही है, लास्ट ईयर की। तो 2024-25 में जम्मू और कश्मीर के लिए $14 बिलियन के लिए क्या है। अभी वर्तमान में बात करें तो 2024-25 में जो कि जम्मू और कश्मीर के कौन बन गए हैं? अमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम हैं। एंड अगर यहाँ की बात करें तो मनोज सिन्हा जी को यहाँ के जो राजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है उपराज्यपाल को, यहाँ पर बात करें तो। और जम्मू कश्मीर में खेलों जैसे जो विंटर गेम का आयोजित किया गया है, इसमें गुलमर्ग में भी और लद्दाख में भी विंटर्स गेम का आयोजित किया गया है। यूथ इंटर विंटर्स गेम की बात करें तो शीतकालीन गेम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में त्रिराज्य समन्वित गिद्ध सर्वेक्षण के दौरान हिमालयन गिरिफान गिद्ध कहाँ देखा गया है? तो ये जो त्रिराज्य समन्वित गिद्ध सर्वेक्षण के अगर दौरान की बात करें तो हिमालयन ग्रीफान जो गिद्ध है ये देखा गया है वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य में देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है? वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य में इसको देखा गया है। हिमालयी गिद्ध की बात हो रही है, तो ये किस राज्य में देखा गया है? तो ये वैसे तो अगर बात करें तो हिमालयन गिफान गिद्ध की जो पुरानी दुनिया के बचे हुए अंतिम गिद्धों में से एक है। इसका सफलतापूर्वक पुनर्वास किया गया है और उसे असम में उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया गया है। अगर बात करें तो हिमालयन गिद्ध की बात करें, और जो कि हिमालयन गिद्ध मिला कहाँ पर है? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। कहाँ पर देखा गया? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।